class 10th. Welcome back once again in Hindi class. I hope you all are staying safe and at your home. Let us start our lesson. Today I am going to teach you साहित्य सागर पाठ नंबर 9 भेड़े और भेड़िए. Students, I hope last week चलना हमारा काम है poem you all understand well and completed the question answer in workbook. Let us teach chapter 9 भेड़े और भेड़िए of साहित्य सागर. स्टूडेंट्स, इस पाठ के रचयिता हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं. प्रस्तुत पाठ में उन्होंने हमारे देश की प्रजातंत्र शासन व्यवस्था पर व्यंग किया है. इस पाठ में उन्होंने एक वन प्रदेश को और पशुओं के माध्यम से हमारी सारी राजनीति व्यवस्था, शासन व्यवस्था पर एक तीखा प्रहार किया है. तो चलिए देखते हैं. अब आप देख सकते हैं बोर्ड पर मुख्य पात्र इस पाठ के क्या हैं. इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने प्रतीकात्मक शैली में लिखा है. उन्होंने प्रजातंत्र शासन पर व्यंग किया है. चलिए देखते हैं. मुख्य पात्र भेड़े. वन में भेड़ प्रजाति जो हैं वो जनता, भोली भाली जनता का प्रतीक इसमें दिखाया गया है. सेकंड नंबर पे भेड़िए हैं जो मात्र 10% हैं वन में. उन्हें राजनेताओं के रूप में दिखाया गया है, उनका प्रतीक दिखाया गया है जो पूर्णतः भ्रष्ट, स्वार्थी और ढोंगी होते हैं. थर्ड नंबर पे सियार हैं जो नेताओं के चमचे होते हैं, जो उनकी टुकड़ों पर पलते हैं और दिन रात उनकी जी हुजूरी करते रहते हैं और उनकी चमचागिरी, चापलूसी करते हैं. इन्हीं सियार में से 3 सियार हैं जिनको रंगा गया है और उन्हें इन 3 रंगों में रंगा गया है. और इनको जिताने के लिए, भेड़िए को राजा बनाने के लिए, नेता बनाने के लिए इनका प्रचार में प्रयोग किया जाता है. अब कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि वन प्रदेश में वन के जानवरों को लगता है कि हम सभ्यता की उस ऊंचाई पर आ गए हैं कि हमारे वन में भी कुछ शासन व्यवस्था, नियम कायदे होने चाहिए. ऐसा विचार कर वहां पर भी प्रजातंत्र शासन लागू होने का निश्चय किया गया. अब प्रजातंत्र शासन लागू करने के लिए वहां पर चुनाव का एक कार्यक्रम रखा गया. पूरे वन प्रदेश में ये बात फैल गई कि वन में, जंगल में चुनाव होगा और राजा चुने जाएंगे. फिर उनका शासन होगा जिससे हर जीव को अपनी सुरक्षा और आजादी रहेगी. अब ये समाचार जब वन के भेड़िए को पता चलता है, क्योंकि भेड़िए बहुत ही भ्रष्ट थे, स्वार्थी थे और उन्होंने अपने आतंक से भेड़ों को बहुत दुखी कर रखा था. इसलिए भेड़िए को अब चिंता होने लगी, चिंता सताने लगी कि हम तो 10% हैं खाली. अगर ऐसा होता है, अगर चुनाव होता है तो हम तो हार जाएंगे और हमें भूखे रहना पड़ेगा, अन्यथा घास से काम चलाना पड़ेगा. इस तरह के इनके मन में विचार आता है. चिंतित हो जाते हैं, उदास होते हैं. और वहीं जो भेड़े हैं उनके अंदर खुशी की लहर है कि अब हम लोग बहुत ही सुरक्षित हो जाएंगे और अपना अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे. भेड़िए को उदास देखकर उनके जो चमचे हैं सियार, वो उनसे पूछते हैं, महाराज क्या हो गया, क्यों आप ऐसे उदास दिखाई दे रहे हैं?
भेड़िए ने कारण बताया। तुमने नहीं सुना? जंगल में प्रजातंत्र शासन होने वाला है। ये भेड़े हमें कभी भी अपना राजा नहीं चुनेंगी। हमारी संख्या तो जंगल में 10% है, जबकि भेड़े उसमें 90% है। इसलिए अब हमें लगता है कि हमारे बुरे दिन आ गए। हमें घास खाकर ही या सूखी हड्डियां चबाकर ही काम चलाना पड़ेगा। सियार ने उनसे मखौल करते हुए उन्हें सर्कस में, अजायब घर में जगह जगह जाने की सलाह देता है, पर भेड़िए ने बताया कि सब जगह हमारी पूछ नहीं है, कहीं भी हमें कोई नहीं पूछता है। फिर सियार चूंकि नेताओं का चमचे जैसे होते हैं, चापलूस जैसे होते हैं, वो हर हाल में अपने नेता को खुश रखना चाहते हैं, ऐसे इसने अपनी चापलूसी से फिर उन्हें मस्का लगाया और कहता है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। और थोड़ी देर विचार करने के बाद, सोचने के बाद सियार ने भेड़िए से कहा, महाराज, हम आपके चुनाव में आपका प्रचार करेंगे और आप ही राजा बनेंगे। बस मैं आपको जैसा कहूं वैसा ही करते रहना। उसने सारी अपनी व्यवस्था, अपना प्लान अपने भेड़िए राजा को समझा दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है और हम आपका प्रचार करेंगे, आप ही राजा बनेंगे। सियार ने भेड़िए के माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और हाथ में माला दे दिया और मुंह में घास खोस दिया और बोला कि अब हम आपके प्रचार के लिए भेड़ों की सभा बुलाएंगे, भेड़ों की सभा में चलेंगे, पर वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नजर उठाकर भेड़ों की तरफ नहीं देखना है, कहीं आप लालच में किसी भेड़ को तोड़ न खाएं। अगर ऐसा हो गया तो सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हम भेड़ों को विश्वास दिलाएंगे कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने भेड़ों को सताया है, खाया है, उसके लिए आप प्रायश्चित करना चाहते हैं और अब आपके हृदय में परोपकार की, दया की भावना आ गई है। भेड़िए ने फिर शंका जताई, ये सब कैसे संभव होगा? हम नहीं समझते कि यह संभव होगा। अब तो हमारा हारना निश्चित है, हमें घास ही खाना पड़ेगा। सियार ने फिर उसका हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाया। महाराज, आप चिंता न करें, आप बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ करते चलें। सियार ने अपने सियारों में से 3 सियार को 3 रंगों में रंग दिया, पीला, नीला और हरा, और वह भेड़िए के वेशभूषा को परिवर्तित करके आगे आगे भेड़िया, पीछे सियारों की पूरी फौज और उसमें ये 3 रंगे सियार भेड़िए के पीछे भेड़ों की सभा में पहुंच गए। मंच पर भेड़िए को बैठा दिया। बूढ़े सियार ने मंच का संचालन किया, सभा का संचालन किया और उसने अपने राजा भेड़िए का प्रचार करता हुआ उनके विषय में तरह तरह के प्रशंसक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। उसने बताया, भाइयों और बहनों, हमारे राजा जी का हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्हें बहुत अफसोस है, बहुत खेद है, बहुत दुख है कि उन्होंने आप लोगों के साथ पहले बहुत कष्ट दिए, आप लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। उस चीज का इन्हें बहुत दुख है और अब ये बाकी का जीवन प्रायश्चित में काटना चाहते हैं। इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। इनके हृदय में अब दया और परोपकार के अलावा कोई दूसरी भावना नहीं है। अभी हम कल की ही बात सुनाते हैं। एक छोटे भेड़िए के बच्चे के पैर में कांटा लग गया था और हमारे महाराज ने, भेड़िए राजा ने अपने मुख से उसके पैर के से कांटा निकाला।
लेकिन उसको छुआ तक भी नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे भेड़िए राजा के हृदय में कितनी दया भावना आ गई है। और इनसे अच्छा आपका रक्षक और देखभाल करने वाला, आपका हितैषी कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। आप लोग इतने शक्तिशाली नहीं हैं, निर्बल हैं और बहुत सीधे हैं, कोमल हैं, इसलिए आपको ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है। अतः आप विश्वास करें और इन्हें विजयी बनाएं। बोलो भेड़िए राजा की जय। इस प्रकार बूढ़े सियार ने भेड़ों की सभा को संबोधित किया। अब इसके बाद उसने इस प्रचार को और आगे बढ़ाने के लिए उन 3 रंगे पीले, नीले और हरे सियारों को मंच पर बुलाया और उनके द्वारा भेड़िए का प्रचार कराने के लिए उसने बताया कि ये जो 3 रंग के प्राणी आप मंच पर देख रहे हैं, ये कौन हैं? आप इन्हें नहीं पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी लोक से नहीं आए हैं, ये तो स्वर्ग लोक के देवता हैं। इसमें पीले रंग के प्राणी जो हैं वो कवि हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं, और नीले रंग के जो हैं वो स्वर्ग के नेता और पत्रकार हैं, और हरे रंग के जो हैं स्वर्ग के धर्मगुरु हैं। ये 3 प्राणी भी भेड़िए राजा के हृदय परिवर्तन से प्रसन्न होकर इनके प्रचार के लिए यहाँ पर उतरे हैं। उसके बाद पीले सियार को उन्होंने संबोधित करने के लिए कहा। पीले सियार ने भेड़ों की सभा को संबोधित करते हुए बताया कि भेड़िया सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, जैसे ऐसे ही ये तुम्हारा रक्षक है। तुम्हारे लिए इस धरती पर परमात्मा समान है, तुम्हें इसे विजयी बनाना चाहिए। बोलो भेड़िए महाराज की जय। और नीले रंग के नेता और पत्रकार ने भी भेड़ों से कहा कि तुम्हारा अगर हर तरह से कोई हित कर सकता है तो वह केवल भेड़िया ही कर सकता है। ये तो लोग, दूसरे जानवर तुम्हें खाते थे और इनके दरवाजे पर हड्डियां डालकर इन्हें बदनाम करते थे। ये ऐसा कभी नहीं करते थे। इन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। लोगों ने इन्हें बदनाम किया, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इन्हें अपना राजा बनाकर अपने हित की रक्षा करो, अपने जात की रक्षा करो। फिर 3rd नंबर पर हरे सियार को, हरे रंग में रंगे हुए सियार को उन्होंने संबोधित करने के लिए कहा। तो उन्होंने भेड़ों की सभा में कहा कि त्याग में ही सबसे बड़ी भलाई है। इस धरती पर जो तुम त्यागोगे वो वहां पाओगे। यहाँ राजा बनाओगे तो वहां तुम राजा बनोगे। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे अगर तुम सुख दोगे तो वहां तुम सुख पाओगे, अर्थात त्याग में ही भलाई है। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम भेड़िए को ही अपना राजा चुनो, इसी में ही तुम भेड़ों जात की भलाई है। अतः हम सर्वसम्मति से, हम सब की यही मत है कि तुम अपना नेता, अपना वोट भेड़िए को दो और उन्हें चुनकर अपना राजा बनाओ। इस प्रकार के प्रचार से भोली भाली भेड़ों को ये विश्वास हो गया कि हमें तो भेड़िए को ही चुनने में हमारी भलाई है और हमें भेड़िया ही हमारी रक्षा कर सकता है। इस धरती पर हमें उसे ही अपना राजा नियुक्त करना चाहिए। चुनाव हुआ, वोट पड़े, भेड़ों ने भेड़िए को सर्वसम्मत से वोट प्रदान कर उसे विजयी बना दिया। वोट पड़ने पर, चुनाव होने पर भेड़िया निर्वाचित हो गया, वह उनका राजा चुना गया, उनका राजनेता हो गया और अब उसके राज्य की पहली न्याय व्यवस्था, पहले नियम कानून जो बने
उसमें सबसे पहला कानून बना कि सुबह ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में एक भेड़ का बच्चा, और खाने में पूरी भेड़, और शाम को डिनर में, रात के खाने में आधी भेड़ डेली प्रतिदिन हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। यह भेड़िए राजा का पहला नियम बना, जिससे सारी भेड़ें फिर उदास हो गई, दुखी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि इसी तरह से इसमें हरिशंकर परसाई जी ने यही बताया है कि इसी तरह से जैसे इस पाठ में दिखाया गया है, हमारे राजनेता, हमारे प्रजातंत्र शासन के राजनेता इसी तरह से भोली भाली जनता को, जैसे भेड़े हैं निर्बल असहाय और भोली भाली, वैसे ही हमारी जनता है, उनको ये भ्रष्ट नेता लोग तरह तरह के विश्वास और वादे करते हैं, और उनके चमचे उनके आगे पीछे लगकर उनका प्रचार करते रहते हैं, और जीतने के बाद फिर वो जनता के बीच में दिखाई नहीं देते, ना वो वादे पूरे होते हैं और ना ही उनके हित का कोई कार्य होता है। ये नेता लोग तो अपनी जेब भरने में, अपनी भलाई में ही लग जाते हैं। ये आपके पाठ की समरी है। ये पूरे पाठ का यही निचोड़ है और इसका यही उद्देश्य है कि प्रजातंत्र शासन में भोली भाली जनता को किस तरह से राजनेता लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये इसमें दर्शाया गया है। व्यंग्यात्मक शैली में हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी को लिखा है। स्टूडेंट्स, आप टेक्स्ट बुक में इस पाठ को एक बार सेल्फ रीड करेंगे अच्छे से, और वर्क बुक में आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इफ एनी डाउट इज देयर, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।